अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों देवबंद वाले मौलाना अरशद मदनी के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से कहा था कि आदम और मनु एक हैं, सबकी पैदाइश आदम से हुई है। अरशद मदनी ने मंच से जैसे ही मनु और आदम की तुलना की, देश की राजनीति गर्मा गई और जैन मुनि लोकेश ने मंच का बहिष्कार कर दिया। लेकिन महमूद मदनी ने अरशद मदनी के बयान के लिए माफी मांगी थी। तो वैसे ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं, लेकिन सोच बिल्कुल अलग रखते हैं। लेकिन आज खबर ये है कि मौलाना मदनी ने एक डेलीगेशन के साथ अमित शाह से गुपचुप मुलाकात की और उस मुलाकात की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। खबर मिलती है एक दिन बाद। गृह मंत्री से क्या बात हुई और क्यों हुई, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक डेलीगेशन ने 4 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात रात 11 बजे हुई। इस मुलाकात में वक्त और मिलने वाले लोग बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वक्त रात का था और मिलने वालों में भारत का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम नेता। और खास बात ये कि इस मुलाकात में मीडिया के कैमरों को दूर दूर रखा गया। मीडिया को कैमरों का इस मुलाकात से कोई वास्ता नहीं था। इस डेलीगेशन का नेतृत्व देवबंद वाले मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। इस सीक्रेट मीटिंग में सेक्रेटरी नियाज फारूकी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत 11 लोग शामिल हुए। खबरें ऐसी हैं कि मीटिंग में हेट स्पीच, लिंचिंग और त्योहारों पर भड़कने वालों दंगों पर बात हुई। साथ ही कॉमन कोड को लेकर भी चिंता जाहिर की गई और इन मुद्दों पर शाह ने बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मीटिंग के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी अमित शाह की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। नियाज फारूकी का कहना है कि अमित शाह को जैसे हम देखते थे वो वैसे व्यक्ति नहीं है। जब शाह से मुलाकात हुई तो वो राजनीतिक भाषण देने वाले अमित शाह से बिल्कुल अलग दिखे। नियाज फारूकी ने बताया कि अमित शाह ने उनकी चिंताओं को विस्तार से सुना और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। वो उनकी बातों को खारिज नहीं कर रहे थे। इस मीटिंग में मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी अमित शाह के सामने पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में 14 मुद्दे उठाए गए। फारूकी ने बताया, उन्होंने किसी नेता पर निशाना नहीं साधा, ये उनका टारगेट भी नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि सहयोग और भावना बढ़े और देश का माहौल बदले। मीटिंग में उठाए गए प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो रामनवमी के बाद हुई हिंसा का मुद्दा, नालंदा में मदरसे में आग लगाने का मामला, राजस्थान के भरतपुर में 2 युवकों की हत्या का मामला, सेम सेक्स मैरिज, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, कर्नाटक में खत्म किया गया मुस्लिम आरक्षण, नागरिकता संशोधन का मामला। ये कुछ वो मुद्दे थे जिन पर प्रमुख तौर पर बात की गई। और बड़ी बात ये कि शाह के आश्वासन से मुस्लिम डेलीगेशन खुश नजर आया। इस मीटिंग में सबसे ज्यादा बात हेट स्पीच के मामले पर हुई और हेट स्पीच के मामले में अमित शाह ने कहा, सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक तरह के लेंस से देखना ठीक नहीं। हेट स्पीच में गवर्नमेंट शामिल नहीं है। असल में ये वो मीटिंग थी जिसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल 2023 और 2024 दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इस मुलाकात का असर इन चुनावों पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो जमीयत है जो मुसलमानों के लिए लड़ती है। मामला कोई भी हो, कैसा भी हो, दंगाई हो या बलवाई, लव जिहादी हो या फिर कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, ये हर किसी के साथ खड़ी नजर आती है। शाह और मदनी की ये मिडनाइट मीटिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि जिस तरह आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव चल रहा है, उस टकराव के तुरंत बाद ये मुलाकात आम से खास हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में देश में भड़क रहे दंगों को लेकर बात की गई या फिर तैयारी 24 की थी, क्योंकि वक्त बदल रहा है और बदलता वक्त सबके सामने है। देश का मुसलमान भी जानता है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए कोई चेहरा नहीं है और पूरा विपक्ष कभी भी किसी भी सूरत में एक छत के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अभी 19 दलों ने मोदी को घेरने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग की थी और जो लोग इस मीटिंग में शामिल हुए वो कितने दिन साथ रहेंगे इस बात का कोई अता पता नहीं है।
तो हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय 24 के चुनाव में बीजेपी के साथ जाना चाहता हो। इसलिए इस मुलाकात को खास इसलिए भी कहा जा सकता है कि महमूद मदनी पहली बार अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और मदनी ने बताया कि गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 3 दिनों के भीतर समाधान कर दिया जाएगा। और साथ ही हम इस बात को भी जानते हैं कि 24 को लेकर बीजेपी बेहद संजीदा है और बीजेपी 24 के चुनाव में मुस्लिमों को साथ लाने की कोशिशों में जुटी है। पिछले महीनों में हमने लगातार देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं। वो गुजरात में बोहरा मुसलमान की बात हो या फिर देश में पसमानदा समुदाय को बेहतरी के रास्ते पर लाने की पुरजोर कोशिश हो। अभी 2 दिन पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को विधान परिषद में MLC बनाया गया, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं। यूपी में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 4 करोड़ है। तो ऐसे में बीजेपी 24 के चुनाव से पहले मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मोदी सरकार जानती है कि मुस्लिमों के दिलों तक अगर पहुंचना है तो जमीयत को साथ लाना जरूरी होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गुपचुप हुई इस मुलाकात में कुछ तो बात जरूर है। तो ऐसे में इसमें सीक्रेट और अहम मीटिंग का भविष्य का असर भविष्य में देखने को क्या मिलता है वो देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मिट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। कि RSS और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है। हम जब भी RSS और उसके नजरियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हम RSS और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज़ उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए। लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो चीज़ हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह है और हमारी देरीना मुत्तहिदा कौमियत के नज़रियात के दरमियान नज़रियाती टकराव की जारहाना कोशिश है। भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने और नज़रिए पर चलने की आज़ादी है। इसे बचाने के लिए गांधी जी ने वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सई और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का ज़र्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फ़िक्र व फ़लसफ़ा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फ़रोग दिया जा रहा है वो हरगिज़ इस मुल्क की मिट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं। इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी RSS और उसके नज़रियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि RSS के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम RSS और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का
दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाए।